अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अली एजाज, आपका अकाउंटिंग टीचर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एसेट्स एंड वी आर टेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ एसेट। तो इससे पहले कि एक वीडियो के अंदर हमने तफसील से एसेट पढ़ लिया था, एसेट की टाइप्स पढ़ ली थी, और वो जो एसेट की टाइप्स हमने पढ़ी थी आज अभी हम इसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अकाउंटिंग बेसिकली प्रैक्टिस से ही समझ आती है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एसेट। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो, इनमें से सबसे बेहतरीन एसेट की डेफिनेशन कौन सी है, कौन सी लाइन है जो सबसे बेहतर एसेट को डिफाइन कर रही है। एन एक्सपेंस इक्योर्ड बाय द बिजनेस, नहीं, क्योंकि ये मेरे पास है एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा, कभी भी एसेट नहीं हो सकता। लायबिलिटी फ्यूचर में होगी लेकिन है तो लायबिलिटी ना। कर्जा है, नहीं हो सकता। और याद करें मैंने आपको एसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एक्सपेक्ट टू गिव द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो एसेट की हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन ये वाली। तो ऑनर की कैपिटल ऑनर की मलकियत है, फ्यूचर में बेनिफिट तो प्रोवाइड नहीं करेगा बीइंग एन एसेट, तो वो भी मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया ऑनर्स कैपिटल भी मेरा एसेट नहीं है। तो एसेट की प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास हुई, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एक्सपेक्टेड टू गिव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, कैश इन हैंड इज क्लासिफाइड एज। कैश इन हैंड हमारे पास क्या रहेगा, याद करें मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसेट में बताया था कि एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट। क्या फर्क है इन दोनों में जी। नॉन करंट एसेट आपके पास रहेगा वो एसेट जो आपको 1 साल के बाद बेनिफिट देगा, ठीक है, 1 साल के बाद बेनिफिट देगा। तो आफ्टर 1 ईयर 1 साल के बाद बेनिफिट देगा, तो वो आपके पास हो जाएगा नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट देगा, 1 साल के अंदर आपको बेनिफिट देगा, वो आपके पास आ जाएगा करंट एसेट। और इनटेंजिबल एसेट आपके पास कौन सा होता है, ये भी यहीं पे समझ लें। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी। टेंजिबल एसेट वो जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होता है, और इनटेंजिबल एसेट जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। कैश इन हैंड का मतलब है कि छोटे टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, कि मतलब आपको किसी भी टाइम अगर पैसों की जरूरत है तो आप फौरन से अपने एसेट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट। करंट एसेट यानी 1 साल से कम अर्से इमिजिएटली आपको ये प्रोवाइड कर सकता है बेनिफिट, ठीक है। तो करंट एसेट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट। पीछे आपने करंट एसेट देखा, कौन सा था करंट एसेट, जो आपको 1 साल, करंट एसेट वो जो आपको 1 साल से कम अरसे के अंदर, यानी 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, वो आपका होता है करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट कौन सा होगा, जो 1 साल के बाद आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, वो होगा आपका 1 साल से लंबा अर्से चलेगा। तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी होती है, हम इन्वेंट्री जो सामान हमारे पास पड़ा हुआ है तो किसी भी टाइम हम उसे बेच के अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वो भी 1 साल से कम अर्से में होगा। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, मेरा एसेट तो है लेकिन मेरा नॉन करंट एसेट नहीं है, क्योंकि पैसे मुझे आज मिल सकते हैं, कल मिल सकते हैं, या किसी भी टाइम मिल सकते हैं। अच्छा, कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी तो मेरे पैसे हैं, मैं किसी भी टाइम उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी, ये वाली चीज़, प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर जब बात करेंगे, कोई भी मशीनरी या प्लांट जब हम लगाते हैं तो वो 1 साल के लिए तो नहीं लगाते, वो 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब कि मैनी ईयर्स, प्लांट एंड मशीनरी इज यूज फॉर मैनी ईयर्स इन ऑपरेशन, सो इट इज़ अ नॉन करंट एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट। इसका मैं यहाँ एक और नाम भी लिख देता हूँ नॉन करंट एसेट में, इसको अब हम कहेंगे, आगे जाके आप समझ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट यानी जो लंबे अरसे तक चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे पास नॉन करंट एसेट होता है, यानी आने वाले वक्त में लंबे अरसे तक वो मुझे फायदा प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अगली बात पे आ जाएं। मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ एसेट समझाए थे, एक टेंजिबल एसेट और एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन से थे, टेंजिबल एसेट्स वो थे जो अपनी फिजिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जो
मेरे प्लांट एंड मशीनरी है, मेरे पास फिजिकल फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं उसको टेंजिबल एसेट कहूँगा। बट करंट एसेट तो अब पता चल गया ना, करंट एसेट की डेफिनेशन पड़ी, जो थोड़े अरसे में फ़ायदा दे, ठीक है। और टेंजिबल एसेट जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद हो। बट गुडविल जो है, आपकी अच्छी बात जो है, ब्रांड का अच्छा नाम, ब्रांड की अच्छी रेपुटेशन, ठीक है, ये कोई फिजिकल फॉर्म में तो मौजूद नहीं होती, लेकिन इसकी है तो एसेट है। अगर ब्रांड का अच्छा नाम होगा, मिसाल के तौर पे खाड़ी है, उसके बाद आप और भी मशहूर ब्रांड जितने भी हैं आपके इर्द गिर्द, डाइनर्स है, इनकी अगर आप बात कर लें तो इनके जो नाम है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी वजह से लोग उसको खरीदते हैं। तो टेंजिबल एसेट कौन सा, ये हुआ इनटेंजिबल एसेट। गुडविल को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? गुडविल को आप कहेंगे कि गुडविल आपका इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हम बेनिफिट लेते हैं। आगे आ जाए जी, विच एसेट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती? बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपको नजर आती है, बिल्कुल आती है। आप कहेंगे सर फर्नीचर है, ये भी पड़ा हुआ नजर आता है। लैंड है, जमीन है, ये भी पड़ी हुई नजर आती है। तो क्या पड़ा हुआ नजर नहीं आता? आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रेडमार्क, आप अभी कोई भी चीज खरीदेंगे ना, उसके ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है ट्रेडमार्क, TM, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो होता है, ट्रेडमार्क आपके पास एक आपका इनटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है, जो कि फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होता। जैसे किसी का नाम है, डाइनर्स हो गया, खाड़ी हो गया, वेलबीन्स हो गया, KFC हो गया, BFC हो गया, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, जो ट्रेडमार्क है उनके, जो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, नंबर्स भी हो सकते हैं ट्रेडमार्क के, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारा इनटेंजिबल एसेट है, जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं रहता। चले थोड़े सा ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करें यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, इनमें से कौन सा है जो करंट एसेट नहीं है? अच्छा जी, बताएं जी, जल्दी से सोचें जरा, कौन है जो करंट एसेट नहीं है? करंट एसेट का क्या मतलब हुआ? जो फौरन से बेच के पैसा कमा सके एक साल के अंदर अंदर। स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स को बेच सकते हैं जल्दी से, बिल्कुल बेच सकते हैं, इसका मतलब स्टॉक जो है वो करंट एसेट हुआ। डेटर, ठीक है, ओके, करंट एसेट है मेरा। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस ना दो तरह के होते हैं, या साथ साथ ही बातें समझते जाते हैं। दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होते हैं प्रीपेड, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ओके, और एक होते हैं पोस्ट पेड, ठीक है, एक होते हैं प्रीपेड और दूसरे क्या होते हैं? पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का क्या मतलब होता है? एक प्रीपेड होता है जो हम पहले ही जो है ना दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं तो हम इस्तेमाल बाद में करते हैं, पैसे पहले देते हैं। और घर के मेड हैं, ये जो भी चीज़ें हैं जैसे, तो उनको हम क्या करते हैं? पहले काम करवाते हैं, उसके बाद पैसे देते हैं। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस में हम पैसे पहले दे चुके होते हैं और काम बाद में लेते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा क्या होता है? एसेट होता है, यानी करंट एसेट होता है। अब आ जाओ, पोस्ट पेड एक्सपेंस तो हमारा एक्सपेंस ही होता है ना, क्योंकि हम एसेट को इस्तेमाल कर चुके होते हैं। आने वाले वक्त में बात करेंगे तफसील से इसके ऊपर। अच्छा, आगे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ले जी, इसके ऊपर समझ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जो मैंने इन्वेस्ट करा है, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करी है, वो एक साल से लंबे अरसे के लिए है, एक साल से लंबे अरसे के लिए, ज़्यादा देर के लिए है। तो अगर एक साल से लंबे अरसे के लिए हुआ तो क्या ये करंट एसेट हुआ? और अगर आपने कहा यस, तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक साल के बाद जो बेनिफिट आएगा वो किस चीज़ का आएगा? नॉन करंट एसेट का, करंट एसेट का नहीं आ सकता। तो इसलिए यहां हमारा आंसर हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, ले जी, यहां हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या है जी? आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में बताएं कि ये क्या रहेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम आपके पास एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, एसेट है, या कैपिटल है? ले जी, आउटस्टैंडिंग की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हो और इसको एक्योर्ड इनकम भी कह सकते हो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हो और एक्यूर्ड भी कह सकते हो, दोनों तरह से वर्ड जो है ना वो आपके आएंगे। इसका मतलब है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। मिसाल के तौर पे आपने अभी कोई कारोबार किया, ठीक है, आपने अभी कोई चीज़ बेच दी, ठीक है, बेचने के बाद आपसे कहा जाएगा कि पैसे इसके कल ले लेना, ठीक है, या एक साल बाद ले लेना, या 2 महीने बाद ले लेना। अगर आपको आज आपने काम कर दिया है, ठीक है, आपका वर्क डन है और पैसे आपको भी मिले नहीं है, तो उसको आप क्या कहोगे कि ये आपकी एक्योर्ड इनकम है या आउटस्टैंडिंग है, यानी कि पेंडिंग इनकम जिसको हम कहते हैं। दोबारा देख लो
कि काम आज किया है, पैसे बाद मिलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं इसको, कि मैंने ये पैसे लेने हैं। तो क्या हुआ, ये मेरा खर्चा हुआ? नहीं नहीं, ये मेरा बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ। लायबिलिटी हुई? नहीं, मैंने देने तो नहीं है, मैंने तो लेने हैं। कैपिटल हुआ, मेरे अपने नहीं है लेकिन मैंने ये लेने हैं पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा एसेट है, ये मेरा क्या है, एसेट है। तो ये मेरा एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ये पैसे लेने हैं। मैं एक दोबारा क्या बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग इनकम को हम क्या कहेंगे, एक्योर्ड इनकम भी कहेंगे। और एक्योर्ड इनकम कौन सी होती है, डेफिनेशन याद कर लो फौरन से, कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। ओके, चलो आगे चलो जी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। विच एसेट इज शॉन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब मैं अगर ये समझूं कि अभी आपको डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट का नहीं पता, तो फिर मैं आपको डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन समझ लो कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि चीज़ों का अपनी वैल्यू कम कर देना। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बिल्डिंग है, हर साल वो बिल्डिंग ख़राब भी होती है, उसको रिपेयरिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो अपनी वैल्यू कम करती है वो क्या होती है, वो डेप्रिसिएशन होती है। फिलहाल के लिए इतनी बात समझ लेना ताकि एसेट समझ आ जाए। फिर डेप्रिसिएशन वाले कॉन्सेप्ट पे इसको बहुत तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए डेप्रिसिएशन की सिर्फ इतनी सी वैल्यू बात ही समझ लो कि एक जो अमाउंट है वो कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट होती है ना, वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी खरीदी हुई है, 1 लाख रुपए की आपने गाड़ी खरीदी है, 10 लाख की भी खरीदी होगी, 1 लाख की तो नहीं आती खैर, 10 लाख की आपने गाड़ी खरीदी है, और वो गाड़ी आपकी 5 साल के बाद वो गाड़ी आपकी 4 लाख की रह जाती है। तो वो जो 4 लाख की गाड़ी रह गई है, वो जो अमाउंट वहां पे कम हुई है, वो डेप्रिसिएट हो गई है, ठीक है। आगे जाकर उसको समझेंगे टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी। बट फिलहाल देखो, जो स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, उसके वो जो स्टॉक आपने खरीदा है बेचने के लिए, उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। जो कैश है वो भी पड़ा पड़ा डेप्रिसिएट नहीं होता। मतलब क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जेब में 1,000 रुपया पड़ा और 1 महीने के बाद वो 400 रुपया रह गया हो और आप खर्च भी ना करो? नहीं ना, कैश भी डेप्रिशिएट नहीं होता। डेटर जिससे जितने पैसे लेने हैं वो उतने लेने ही लेने हैं, वो भी कभी कम नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आपका आपका जो है ना, वो हमेशा हमेशा डेप्रिशिएट होता है। आपकी बिल्डिंग है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास गाड़ी है, टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड एसेट के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड एसेट पे लगती है। अब आप ये सोचें सर, ये ना पूछ लेना कि बैलेंस शीट क्या होता है, आने वाले वक्त में आगे बताऊंगा बैलेंस शीट क्या होता है। वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। आने वाले वक्त में इसको तफसील से समझेंगे, फिलहाल हम एसेट समझ रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन वाले एमसीक्यू से हमें क्या समझ आया कि जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे लगती है। ये मेरे साथ बोला करो और बातें मेरी याद कर लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंजिबल एसेट। फटाफट टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन बोलो। नहीं आ रही? क्यों? अच्छा, टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? टेंजिबल एसेट वो जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद है। फिजिकल फॉर्म में क्या है, मौजूद है? पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कोई भी एक काम है वो आपने करवा लिया और आपने फिर उस काम को अपने नाम लगवा लिया कि ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर भी पेटेंट होते हैं, कुछ रिसर्च होती हैं वो पेटेंट होती हैं। मतलब फिजिकल फॉर्म में तो मौजूद नहीं है ना। कॉपीराइट, जी ये बात मैंने कर दी है, मेरे अलावा कोई ये बात कर नहीं सकता, फिजिकल फॉर्म तो मौजूद नहीं है। गुडविल, गुडविल भी आपको पता है फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होती, लेकिन मशीन जो है ना वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होती है। तो अब आप समझदार हो गए भाई। आप कहोगे सर मशीन जो है ना वो हमें पता था कि जो मशीन एक टेंजिबल एसेट है। बिल्कुल गुड, शाबाश। जो मशीनरी है जो फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है वो क्या है, टेंजिबल एसेट है। आगे आ जाओ। अभी ये 10 वाला अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये एक्सपेंस है, ये टाइप ऑफ एक्सपेंस है। इसको हम फिक्टिशियस एसेट से कहते हैं। आगे आने वाले लेसन में जब आपको तो उसको तफसील से समझाऊंगा ना, फिर ये अंदर इसको मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज अ करंट एसेट। ये बिल्कुल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ए करंट एसेट। इनमें कौन सा ऐसा है जो करंट एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा? करंट एसेट, सबसे पहले तो करंट एसेट की डेफिनेशन आ जाएगी। करंट एसेट की डेफिनेशन जल्दी से
वो एसेट्स जो इमीडिएट जो है इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकें या 1 साल से कम अरसे के अंदर इस्तेमाल किए जा सकें। हाँ जी, कौन से होते हैं जी? जिनको 1 साल से कम अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंड परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं हो सकता सर, लॉन्ग टर्म के लिए बात हो रही है। मशीनरी पहले बात की कि नहीं हो सकता। पेटेंट, पेटेंट तो वो एसेट है लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट है। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल, सर बिल्स रिसीवेबल जो है ना, ये हमारे पास करंट एसेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। मतलब मुझे किसी से पैसे लेने हैं ना, आर द अमाउंट्स टू बी रिसीव्ड सून, ठीक है, पेड रिसीवेबल्स आर द अमाउंट्स विच रिसीव्ड सून। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा करंट एसेट होगा, क्योंकि थोड़े अरसे के लिए हमें इसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, आगे आ जाओ जी। आपके पास आ गया एसेट्स। एसेट्स परचेज्ड फॉर रीसेल। बताओ जी, एसेट्स मैंने परचेज किए हैं रीसेल के लिए, आगे बेचने के लिए, तो मुझे बताओ वो मेरा क्या होगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। एसेट्स परचेज फॉर रीसेल इज कार्ड, क्या ये फिक्स एसेट होगा? नहीं, ये तो मैंने बेच देना है थोड़े अरसे के लिए। फिक्स एसेट तो लंबे अरसे के लिए चलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, इन्वेस्टमेंट तो खुद इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैंने एसेट तो परचेज करना है आगे बेचने के लिए। इनटेंजिबल एसेट नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो आपको डेफिनेशंस पता है सबकी। तो इन्वेंट्री है, यहाँ इन्वेंट्री की भी डेफिनेशन समझ आ गई कि जो इन्वेंट्री होती है वो मेरा ऐसा एसेट होता है जिसको मैंने आगे बेचना होता है। मिसाल के तौर पे आप किराने की दुकान पे जाते हो, उसके पास चीनी है, दाल है, घी है, शक्कर है, साबुन है, शैम्पू है, सब कुछ है ना। ठीक है, तो वो उसको उसने रखा क्यों हुआ है? उसने उसको बेचना है। ठीक है, तो वो बेसिकली उसका एसेट पड़ा हुआ है जो उसने बेचना है, तो वो एसेट का नाम क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री हो जाएगा। शोरूम पे चले जाओ, शोरूम पे जाओगे, गाड़ियां खड़ी होगी, गाड़ियां उसकी एसेट हैं लेकिन उसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि उसने उसको रीसेल करना है। ठीक है, बात समझ आई? इन्वेंट्री क्या होती है? जिसको जिसको वो एसेट जिसको परचेज किया जाए रीसेल के लिए, उसको कहेंगे इन्वेंट्री। अच्छा जी, 13 पे आ जाओ। 13 क्या कहता है? अ वेस्टिंग एसेट क्या होता है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होता है? ये तो नई बात आ गई सर, परेशान नहीं होना, एसेट सारे समझ आ जाएंगे आज। एसेट की कहानी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वेस्टिंग एसेट्स लूजेस वैल्यू ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, लीज होल्ड लैंड हो सकती है आपकी, आपके आपकी मेडिसिन है, वो आपकी मेडिसिन बेसिकली आपका एसेट होती है, क्योंकि इन्वेंट्री है ना, मेडिकल स्टोर पे पड़ी हुई है लेकिन वेस्ट हो गई है। ठीक है, तो ऐसी चीज़, ऐसा आपका एसेट जो एक्सपायरी की वजह से या फिर आपके लीगल राइट्स की एक्सपायरी की वजह से आपके हाथ से चला जाए, वो आपका कौन सा एसेट होता है? वेस्टिंग एसेट होता है। बिल्डिंग, बिल्डिंग तो आपकी है, तो आपकी है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फर्नीचर भी आपका है, वो भी आपसे कोई नहीं खींच सकता। मशीनरी आपकी है, वो भी आपसे कोई नहीं खींच सकता। लेकिन जो ज़मीन आपने लीज पे ले रखी है वो आपके पास से थोड़ी देर बाद चली जाएगी। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं, आप कोई रेंट पे कार ले लेते हैं। ठीक है, तो रेंट पे आप कार तो ले ली, लेकिन ये ली मैंने सिर्फ 24 घंटे के लिए। तो जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे, 24 घंटे के लिए तो ये मेरा एसेट है, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स ये मेरा एसेट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो उसके जो लीगल राइट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए थे, तो आफ्टर 24 आवर्स वो मेरा एसेट नहीं रहेगा। ठीक है, चले आगे देख लें जी। हम कहते हैं विच एसेट इंक्रीजेस बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। कौन सा इनमें से ऐसा एसेट है जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है? अच्छा, विच एसेट इंक्रीजेस बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। क्या एक्सपेंस आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो खर्च है, वो तो कम करेगा। लायबिलिटी है, वो भी कम ही करेगी, क्योंकि वो अपने पेएबल है, वो आपकी लायबिलिटी है, आपके पैसे चले जाएंगे। ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं? चलो यहाँ ड्राइंग्स भी समझ लेते हैं। एक बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया और उसके अंदर से 1,000 रुपया ऑनर अपने घर ले गया। किधर ले गया? अपने घर ले गया। ऑनर जब 1,000 रुपया अपने घर ले गया तो उसको मैंने क्या कहा? ये ड्राइंग हो गई,
ये ओनर, ये देखो ये ओनर अपने पैसे घर लेके जा रहा है, ठीक है। सो और कितने पैसे लेके जा रहा है, 1,000 रुपया अपने घर लेके जा रहा है। तो उससे हमने क्या कहा, ये क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। वो पैसे वो पैसे जो बिजनेस ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, आगे आज बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलो ये बात तो यहाँ पे रोको, ठीक है। ये समझो कि कौन सा एसेट है, कौन सी ऐसी चीज़ है इन चारों ऑप्शंस में जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने कहा एसेट्स हैं, क्योंकि एसेट ही हैं जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। हमने अभी इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा था। तो एसेट्स हैं जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा आगे आ जाएं जी। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसी भी शेयर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है और वो 1 साल से ज़्यादा अरसा तक पड़ी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या क्लासिफाई करेंगे, क्या वो करंट एसेट है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने डेफिनेशन बताई हुई है और वो डेफिनेशन ये थी कि 1 साल से कम अरसे के अंदर करंट एसेट होता है। क्या वो फिक्स्ड एसेट है? नहीं, फिक्स्ड एसेट तो मशीनरी वगैरह, लैंड मशीनरी प्लांट, ये वाली चीज़ें होती हैं जो कि बहुत लंबे अरसे के लिए होती हैं। अच्छा फिक्टिशियस एसेट, सर फिक्टिशियस एसेट तो आपने भी बताया ही नहीं है। अच्छा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यही बचा ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्यों होएगा? बिकॉज शेयर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर्स, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए वो पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन करंट एसेट है। आगे आ जाओ 16 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। हाँ जी, यहाँ बताएं ज़रा, अब आपका इम्तिहान है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो करंट एसेट यानी या एसेट ही नहीं है? ठीक है, एसेट ही नहीं है। डेटर, नो, ठीक है, एसेट है। स्टॉक बेच सकते हैं, एसेट है। कैश मेरा एसेट है। क्रेडिटर, क्रेडिटर मेरा एसेट नहीं है, क्योंकि पैसे देने हैं ना मैंने किसी को, ठीक है। तो क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, इज अ लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या आएगा, याद रखिएगा, क्रेडिटर आपकी हमेशा लायबिलिटी रहेगी। अभी आगे केस स्टडीज आएंगे, वहां बड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्रेडिटर क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगी, और डेटर हमेशा आपके पास एसेट रहेगा। ठीक है, बात तो याद रखनी है आपने, ये जो छोटे छोटे मंत्र बता रहा हूं ना, ये याद होने चाहिए आपको बस। ले जी, अभी इससे पीछे हमने अक्योर्ड इनकम के बारे में पढ़ा था। क्या है जी अक्योर्ड इनकम? याद करें डेफिनेशन जरा, मैंने भी क्या बताई थी। एक्योर्ड इनकम का मतलब है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो एक्योर्ड इनकम अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये कहाँ नजर आती है? चलो अभी नहीं पता ना सर, आपने तो बैलेंस शीट बताई नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ। बैलेंस शीट तो नहीं बता रहा, लेकिन ये बता देता हूँ कि एक्योर्ड इनकम कहाँ आती है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब ये देखो एक्योर्ड इनकम होती क्या है। सर आपने बताया था कि एक्योर्ड इनकम जो है वो आपका एसेट होता है, ठीक है। जब एक्योर्ड इनकम एसेट होता है तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल भी रहेगा, लायबिलिटी भी रहेगा और एक्सपेंस भी रहेगा। इनके 3 खाने होंगे अलग अलग, तो उसके अंदर तो एसेट नहीं आएगा। तो एक्योर्ड इनकम किस खाने में आएगी? एक्योर्ड इनकम आएगी एसेट वाले खाने में। समझ आई बात? सबसे पहले तो एक्योर्ड इनकम का पता चल गया ना कि एक्योर्ड इनकम क्या होती है, एसेट होती है, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर ये कौन सी साइड पे आएगी? एसेट्स की साइड पे आएगी। बैलेंस शीट पढ़ना भी बताऊंगा जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये एक नई बात आ गई जी। विच एसेट इज आल्सो नाउन एज सर्कुलेटिंग एसेट। इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो कि सर्कुलेटिंग एसेट हो सकता है? फिक्स एसेट, फिक्स एसेट तो जहाँ पे एक दफ़ा लग गया बस वहीं पे लग गया। इंटेंजिबल एसेट नहीं, वो तो सर्कुलेट होता ही नहीं है। फिक्टिशियस एसेट, बिल्कुल बात समझ ही नहीं आई ये वाली तो। अच्छा करंट एसेट, करंट एसेट है, थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट देता है, फिर आगे चला जाता है, फिर आगे किसी और जगह पे बेनिफिट देता है, फिर और आगे चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे मिसाल के तौर पे circulating assets are those that move or convert regularly, just like cash, receivables, inventories। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास क्या रहेगा? ये देखो कैश है, इन्वेंट्री है, ठीक है, रिसीवेबल्स हैं, किसी से पैसे लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं ये आपके पास क्या रहती हैं? सर्कुलेटिंग एसेट रहती हैं, यानी सर्कुलेट करती रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट? देखा, यहाँ अभी पुरानी बात ही हो रही है यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी
नहीं, एसेट वाली साइड पे शो नहीं होएगी, ठीक है, क्योंकि देने वाली लायबिलिटीज़ है मेरी। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या कहते हो इसको, होगा प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है पहले ही मैं दे चुका हूँ, ठीक है, कैपिटल भी नहीं आएगा, कैपिटल को तो लिखाना होता है ना, ठीक है। तो प्रीपेड में सबसे पहले बात समझ आई कि इंश्योरेंस जो है वो मैं पहले ही दे चुका हूँ और उसका जो फायदा है वो मुझे बाद में मिलेगा। तो डैट मीन्स कि ये जो है ये एसेट की जगह पे शो होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस ही मेरा एसेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज यूज इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो हर दिन आपके लिए इस्तेमाल होता है। और हर दिन इस्तेमाल होने का मतलब है, डे टू डे का मतलब है सेवरल ईयर्स के लिए चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले आओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो अलग चीज़ है सर, ये नहीं हो सकता। करंट एसेट, नहीं सर, ये तो कभी आया कभी गया। फिक्टिशियस एसेट, नहीं सर, ये भी नहीं बात बनी सर। फिक्स्ड एसेट है, कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, ये रोज मेरे साथ रहता है। मेरे पास मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, जो इस तरह की चीजें हैं जो मेरे पास फिक्स्ड एसेट लगी हैं, जो मैं हर रोज इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा फिक्स्ड एसेट, और डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होगा। जैसा कि मैंने मशीनरी लगाई है, मुझे उससे कपड़ा बनाना है, मुझे उससे धागा बनाना है, तो वो मशीनरी हर रोज इस्तेमाल होएगी मेरे डे टू डे ऑपरेशन के अंदर, ताकि मैं उससे कपड़ा बना सकूंगा। अगर मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा या वो नहीं होगी, वो कहीं चली जाएगी, तो मेरा ऑपरेशन रुक जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एसेट्स वाली सारी बातें समझ आई होंगी। वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लो, अगर कुछ चीज़ें मैंने बोली हैं तो उनको अपने पास नोट कर लो। आगे मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद आगे चलेंगे अपनी एग्जाम स्टाइल के अंदर, तो हम मज़ीद बेहतर से बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।